राधे राधे दोस्तों, श्री जी एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर एक बार स्वागत है। अतः अब हम स्रोतों के ही जो प्रश्न चर्चा हमारी चलती हुई आ रही है, जिसमें कि हमने यूपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो स्रोत पे आ रहे थे, तो उनके मेन क्वेश्चंस को उठाकर यहाँ पे इलेबोरेट करके आंसर फॉर्म में प्रकट किया। उसके बाद अब हम उसी के आगे एक और प्रश्न लेकर आए हैं जो ये आपके सामने है। पुरालेखीय स्रोतों में राजनीतिक इतिहास की अपेक्षा कला और संस्कृति कहीं अधिक सीमा तक प्रतिबिंबित होती है। यानी कि बातें सारी वही की गई हैं, बस पर्टिकुलर कभी कभी यूपीएससी किसी एक चीज को, जैसे कला संस्कृति पे फोकस करके आ गई या कभी पुराणों पर फोकस करके आ गई, तो बस जिसको भी डाइवर्स इसका पूरा आगे पीछे पड़ता रहता है, तो वो किसी भी क्वेश्चन को चाहे वो कितना ही घुमा कर क्यों ना आ जाए, तो वो इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाता है। तो अब हम इसका पढ़ते हैं कि अभिलेख से तात्पर्य किसी भी सतह या पटल पर उत्कीर्ण लेखन से है। ये सतह पत्थर, धातु, हाथी दांत, ताम्र प्रतिमा, ईंट, मृदभांड, शंख, काठ आदि पर हो सकता है। यानी कि हमें यहाँ पर बहुत सी खुदी हुई प्रकार की अलग अलग लिपियों में दर्ज चीजें मिली हैं। साथ ही पुरालेख विद्या, जिसे एपिग्राफी भी कहते हैं, से तात्पर्य अभिलेखों के अध्ययन से है। यानी कि अभिलेख के अध्ययन को ही पुरालेख विद्या या फिर एपिग्राफी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के युग से शुरू होकर भारतीय इतिहास के विभिन्न समय कालों से संबंधित कई अभिलेख खोजे गए। हमें हड़प्पन लिपि भी मिलती है जो कि अभी तक अनभिज्ञ रही। कुछ महत्वपूर्ण पुरालेख है अशोक के अभिलेख, यानी कि बेगसकोई अभिलेख, नासिक के अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, जिससे हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये शिलालेख लोगों के धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। साथ ही अगर हम देखें तो राजनीतिक इतिहास की जानकारी हमें यहाँ से कैसे मिल रही है, तो पुरालेख में शासकों के नाम, शीर्षक और अन्य विवरण शामिल हैं जो इतिहास को कालानुक्रमिक पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। एग्जाम्पल, अशोक के लेख के बिना मौर्य इतिहास अधूरा माना जाता है। जैसे कि अब मस्की अभिलेख अगर हम देखें तो उसमें अशोक ने खुद ये बोल रखा है कि मैं अशोक आपसे ये बात कहना चाहता हूँ। यानी कि अशोक द ग्रेट, उसे इसलिए भी ग्रेट माना गया हमारे इतिहास में क्योंकि वो एक पहला ऐसा शासक था जिसने पिलर्स पर हो गया, पत्थरों पर हो गया, शिलाओं पर हो गया, इसने अलग अलग तरीके से बिल्कुल ही ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में या प्राकृत लिपि में, जो वहां की जनसाधारण की भाषा हुआ करती थी, वहां के लोगों से एक राजा के नाते, ताकि एक अच्छा सामंजस्य स्थापित हो सके, अपने लोगों से उसने बातचीत करी, अपने लोगों से अपने आप को रूबरू करवाया। फिर वही पुरालेख राजनीतिक प्रशासनिक संस्थानों और प्रथाओं पर प्रकाश डालते हैं। जैसे अशोक अभिलेख में विभिन्न अधिकारियों के पद, नाम और जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। कहीं कहीं पर तो हमें अभिलेख में अधिकारियों के नाम भी मिले हैं, यानी कि धम्म महामात्य का भी हमें प्रयोग वहां पर देखने को मिलता है, जो कि माना जाता है कि अशोक के समय पर अशोक की जो इम्पोर्टेंट टीचिंग्स थी, जैसे कि अशोक जैसे ये बोलते थे कि युद्ध नहीं करना चाहिए, इनकी जो कलिंग युद्ध था वो लास्ट युद्ध इन्होंने किया, क्योंकि उसके बाद इन्होंने युद्धात्मक स्थिति का त्याग करा, क्योंकि इन्होंने देखा कि युद्ध से किसी का भी भला नहीं हो सकता। ये पहले थे जिन्होंने जानवरों के लिए पहला अस्पताल, चिकित्सालय का निर्माण करवाया। फिर वही ये सारी जिम्मेदारियां हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। इन्होंने जो पर्टिकुलर टीचिंग्स रखी कि मांस नहीं खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सारे धर्म का आदर करना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आपको दूसरे के धर्म को भी उतनी इज्जत देनी चाहिए जितनी अपने धर्म को, और युद्धात्मक स्थिति से बचना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें कहाँ से मिल रही है, इसके लिए इन्होंने धम्म महामात्यों की नियुक्ति करी। तो वो नियुक्ति जो उन्होंने करी तो उन्होंने कैसे करी कि वो यही टीचिंग्स अशोक की हर जगह जाकर बारी बारी हर जगह पे जाकर बोलकर उसको सुनाकर लोगों तक इनकी बातों, अशोक की बातों को पहुंचा। तो वही शिलालेख के कुछ मामलों में हमें कराधान प्रणालियों की आर्थिक जीवन को समझने हेतु भी ये मूल्यवान है। जैसे कि लुम्बिनी स्तंभ के शिलालेख हमें बताता है कि किस प्रकार अशोक ने इस गांव में भू राजस्व की दर 5 से घटाकर 1/8 कर दी। साथ ही उसने भोज से भी लोगों को छूट दी, इस बोझ से लोगों को छूट दी। यानी कि लोगों के ऊपर जो ये कर का भार हम हर काल में देखते हुए आए हैं कि शासकों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए किस प्रकार कराधान में इतना बढ़ोतरी करके लोगों की परवाह नहीं करी। तो वहीं अशोक के समय में हमें शिलालेखों से पता चलता है कि किस प्रकार अशोक एक ऐसा राजा था कि जिसने लोगों के बारे में सोचा, लोगों की आर्थिक स्थिति को अच्छा करा। तो वहीं दूसरी तरफ
हम देखें तो पूरा लेख में युद्धों, वीरता, कीर्ति का विवरण भी हमें मिलता है। एग्जाम्पल, स्वीकीर्ति का दोहोल अभिलेख यानी कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष की हार को इंगित करता है। वही समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख उसकी सैन्य उपलब्धियों का विकास वर्णन का प्रदान करता है। फिर वही स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हूणों के आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त होती है, यानी कि किस प्रकार शक और हूण ये इस प्रकार के लोग थे जो बाहर से इन्वेड किया इन्होंने इंडिया में, और इन्होंने कैसे किया, उससे लोगों में क्या क्या दहशत फैली और इन्होंने फिर यहीं बसे, इन्होंने अपनी डायनेसिटी स्थापित करी। तो इसकी जानकारी भी हमें इन सब चीजों से मिलती है। फिर वही कला संस्कृति की जानकारी हमें कैसे मिलती है? पुरालेखीय भाषा इस काल की लिपि को समझने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल, अशोक के पुरालेख से ज्ञात होता है कि प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि सर्वाधिक प्रचलित सामान्य भाषा एवं लिपि है। यानी कि अशोक ने हमेशा सदैव उन्हीं भाषा में स्तंभ लेख और पुरालेख खुदवाए या लिखवाए जो लोगों तक जिस अपनी बात उसकी पहुंच सके। यानी कि उसने एकदम ही एक जन भाषा का प्रयोग किया। आप ये समझ सकते हैं कि जन भाषा का प्रयोग किया ताकि लोग उसकी बातों को, जो वो कहना चाहता है, लोगों तक अपनी बात को कन्वे करना चाहता है, वो आसानी से पहुंचा सके। फिर वही पुरालेख लिखने हेतु उपयोग की जाने वाली वस्तुएं उस काल की भौतिक संस्कृति को समझने में भी मदद करती है। एग्जाम्पल, हड़प्पा लोगों ने शिलालेख हेतु सेलकड़ी पत्थर का उपयोग किया, वही मौर्यों ने ताम्र पत्रों का प्रयोग किया, जिस पर उन्होंने अपनी राज्य की विशेष जानकारियां प्राप्त करवाई। फिर वही पुरालेख प्राचीन काल के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को समझने में मदद करते हैं। जैसे एरण अभिलेख सती का पहला लिखित विवरण प्राप्त होता है। सती प्रथा का हमें पहला लिखित विवरण कि उस समय जब ये सब चीजें चल रही थी, तो उसी समय यहाँ पर हमने देखा कि सती प्रथा, जो कि आप जानते हैं कि किस प्रकार किसी के अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसको भी तो फिर उसकी वाइफ को भी उसकी लाश के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो ये सती प्रथा का विवरण कोई अभी का नहीं, बल्कि हमारे हजारों साल पहले जो प्राचीन काल से ही ये प्रथा प्रचलन में पहले भी थी, जिसका हमें पहला अभिलेख सती प्रथा का एरण शिलालेख से प्राप्त होता है। वही पुरालेख भाषा, साहित्य, नृत्य, संगीत की सूचना भी हमें देते हैं। जैसे कुडुमिलाई अभिलेख सप्त शास्त्रीय रागों के प्रकार की व्याख्या करते हैं। तो ना केवल साहित्य बल्कि नृत्य और संगीत की सूचना भी हमें इन पुरालेखों के द्वारा प्राप्त होती है। तमिलनाडु में नाट्य शास्त्र से जुड़े अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। साथ ही हमें बहुत सारे चित्रण भी ऐसे प्राप्त हुए हैं जहां पर नटराज की इस प्रकार की झलक हमें देखने को मिलती है, जो कि शिव तांडव से जिसको डिपिक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार हमारी जो ये है पुरालेख है, तो ये हमारी कला संस्कृति और राजनीतिक परिसर को भी जानने में हमारी मदद करते हैं। फिर अगर हम निष्कर्ष डालेंगे तो इस प्रकार कला संस्कृति के साथ राजनीतिक जीवन भी पुरालेखी स्रोतों में परिलक्षित होता है। साथ ही पुरालेख को प्रारंभिक इतिहास परंपरा की तरह तस्वीर बनाने हेतु साहित्यिक स्रोतों या अन्य साक्ष्यों द्वारा उसकी सृष्टि और जांच होना जरूरी है। लेकिन भले ही हमें इसकी पूरी जानकारी मिलती है, लेकिन फिर भी सटीकता की हमेशा कमी आई हुई है, जो अभी भी जिसके ऊपर अभी भी रिसर्च जारी है। तो समय दर समय इसकी जांच होती रहती है। तो इस आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ बनी होगी। स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।